Hello students, we are studying environment and our surroundings. कल मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से environment क्या होता है. environment में इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शंस कैसे होता है और वो सबसे ज़्यादा जो बड़े इंटरेक्शंस का मीडियम है वो इंटरेक्शन इसलिए करते हैं कि फूड एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं. तो यहाँ पे हम फूड चेन पढ़ेंगे और फूड वेब का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि फूड चेन और फूड वेब जो है वो क्या चीज़ होती है. तो चैन को आप ये समझते हो कि चैन तो आपको पता है कि नहीं कतार जैसी होगी. तो फूड का मतलब हो गया कि ऐसी लाइन जिसमें हम ये बताएं कि फूड कहाँ से कहाँ जा रही है. तो जो ऐसी लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो हम उसको बोलेंगे फूड चैन. हम लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कौन सा ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी शोइंग. क्या शो करते हैं? हु ईट्स होम इज कॉल्ड फूड चेन. सबसे जो मेन डेफिनेशन है इसमें हमें ये दिखता है कि कौन किसको खा रहा है. तो जब इसमें हमें ये दिख जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक जो है वो जो सीक्वेंस है उसको फूड चेन बोला जाता है. हम लिखेंगे इन अदर वर्ड्स फूड चेन इज ए sequence of living organisms in which the organisms are arranged on the basis of transfer of food energy from one organism to the other. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है उस चीज़ को हम दिखाएंगे तो उसको हम फूड चेन कहते हैं. तो फूड चेन में आप देखोगे कि अगर हमारे पास ग्रासलैंड फूड चेन होता है, हमारे पास फॉरेस्ट फूड चेन होता है, ठीक है. एक जो है हमें पॉन्ड का या एक्वेटिक फूड चेन होता है. इस तरह से हमारे फूड चेन डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं. तो आप ग्रासलैंड फूड चेन की बात करोगे तो हाँ आप लिख सकते हैं कि जैसे घास है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक. और स्नेक को कौन खाएगा? हॉक. तो ये एक जो फूड चेन बना तो ये हम बोलेंगे कि कौन किसको खा रहा है. तो ये लीनियर जो लीनियर चैन बनती है इसको हम फूड चेन कहते हैं. फॉरेस्ट में मैं बताऊंगा इसी तरह से ग्रास होगा, डियर होगी और टाइगर होगा. ये बन गया फॉरेस्ट का फूड चेन बन जाएगा. एक्वेटिक में देखोगे तो मैं लिखूंगा जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, ठीक है, लार्वे
स्मॉल फिश और लार्ज फिश। इस तरह से वहाँ पे भी जो है किस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वहाँ से होती है। लेकिन आप याद रखना कि हमेशा ऑलवेज द फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। जो फूड चेन स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर्स से होती है। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस जिनके अंदर होती है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो फूड का रिसोर्स है, जो फूड कहाँ से आती है, वो प्रोड्यूसर्स में होती है और वो प्रोड्यूसर्स जो है सनलाइट की हेल्प से फूड को बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फूड चेन। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। फूड चेन हमें बताता क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड चेन? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे फूड चेन। पहला है इसका है यूनिडायरेक्शन होती है। इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इसमें बताती है कि इंटरडिपेंडेंस बताती है। इट शोज इंटरडिपेंडेंस अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फूड चेन, कि एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिजम्स क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक भी ड्रॉप मिस हो गया तो फूड चेन टूट जाएगी और अगले वाला जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सपोज मैं बताता हूँ, टाइगर घास नहीं खाता है, डियर घास खाती है और ग्रास की एनर्जी टाइगर तक डियर के जरिए पहुंचती है। अगर ये डियर मिस कर दें हम तो टाइगर ग्रास के साथ बनेगी नहीं उसको, और ये सारा का सारा सिस्टम ही जो है अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये भी है कि इसमें ये बताते हैं कि कौन किसको खाता है। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें ये भी पता लग जाता है कि हु ईट्स होम, यहाँ पे भी पता लगता है। इससे जो है हमें ये लगता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के बेसिस पे जो न्यूट्रिशन के लिए जो है डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इस तरह से कि हमें ये भी पता लगता है कि एक इकोसिस्टम है किस तरह से एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, तो ये एक हमें रिलेशनशिप बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरडिपेंडेंस और क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन। नाउ फूड वेब। फूड वेब क्या है? हम बोलेंगे इसको हम लिखा व्हेन टू आर मोर देन टू। व्हेन टू आर मोर देन टू food chains are interconnected. When two or more than two food chains are interconnected, then it is called food web. हम उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, फूड वेब किसका बना होता है? फूड चेन्स का ही बना होता है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है? हमें फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होती है। फूड वेब हमें ये बताता है कि देयर इज एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ फूड फॉर द गेन ऑफ फूड एनर्जी इन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिजम्स है फूड चेन में, तो हमें ये लगता है कि टाइगर यार डियर पर ही डिपेंड है। अगर डियर नहीं होगी तो टाइगर कहाँ जाएगा? वो शो ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे टाइगर को अगर डियर खत्म हो जाएगा उसका एक अल्टरनेट भी बताया है, उसके 2-4 अल्टरनेट होंगे। अगर डियर नहीं होंगे तो वो गोट को खा सकता है, गोट नहीं होंगे वो शिप को खा सकता है, शिप नहीं होंगे वो मंकी को खा सकता है। सो जितने भी हेर्बिवोर्स होंगे वो उसके जो है वो प्रे होंगे, वो उनको खा सके, उनको हंट कर सकेगा। तो इसलिए फूड वेब जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें ये बताया जाता है कि बहुत सारे फूड चेन जो है कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे से। सपोज मैं बताऊंगा जैसे ग्रास है। ठीक है, ग्रास जो है वो खाता है ग्रास ऊपर, फिर ग्रास को रैबिट भी खाता है। ठीक है, और ग्रास को मोल भी खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ग्रास हॉपर्स को बर्ड्स खाएंगे, हम इनको लिखेंगे स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, रैबिट को जो है
वो स्नेक खाएगा, बर्ड को भी स्नेक खा सकता है, ठीक है। नहीं भी खाएगा तो कुछ को खा भी सकता है, बर्ड से अंडे वगैरह खा सकता है, ठीक है। मोल को भी स्नेक खा सकता है, ठीक है। इसी तरह से मोल को जो है बर्ड्स भी खा सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को फिर बाद में जाके कौन खाएगा, हाक खाएगा। ये टॉप का जो है कंज्यूमर इसको बोला जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन जो है आपस में इंटर कनेक्टेड है। एक फूड चेन हो गया ये यहाँ से यहाँ, एक हो गया ये और ये, ठीक है। एक हो गया ये और ये, एक हो गया ये और ये, ठीक है। जो भी आपने जिस भी रास्ता अपनाओगे फाइनली आप यहाँ पहुँचोगे। और आपको ये लगेगा कि अल्टरनेट पाथ भी है। अगर स्नेक के लिए अल्टरनेट पाथ क्या है, अगर स्नेक को रैबिट नहीं मिला, स्नेक को मोल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्नेक को ग्रास हॉपर भी जो है स्नेक खा सकता है। तो इस तरह से देयर आर सो मैनी अल्टरनेटिव पाथ्स इन द फूड वेब, एंड when the more than two food chains are interconnected among each other, then it constitute food web. इस तरह से फॉरेस्ट में भी मैं बताऊंगा कि फॉरेस्ट में भी जैसे देखो गोट होती है, वो भी ग्रास खाती है, शीप भी ग्रास खाती है, जो है इसमें इसके ऊपर जो है जैकल्स आ जाते हैं, फॉक्स आ जाते हैं, वो जो है उनको खा सकते हैं। और फाइनली जो है टाइगर जो है उनको खा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड वेब, ठीक। इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। इस तरह से दिस इज कॉल्ड फूड वेब। इसके बाद मैं बताऊंगा 10% लॉ। ला, इसको लिंडमैन्स लॉ भी बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे करती है, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये क्या चीज़ है, 10% लॉ क्या है। देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन जो है एनर्जी का सोर्स जो है अर्थ पे है। सन क्या करता है, अपनी रेडिएट एनर्जी देता है। तो रेडिएट एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रेडिएट एनर्जी देता है, लेकिन उस रेडिएट एनर्जी में से जो है बहुत कम रेडिएट एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है किससे, प्लांट से। प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। जब प्लांट्स कंज्यूम करेंगे रेडिएट एनर्जी, तो प्लांट से कहाँ जाएगी, हेर्बिवोर्स में जाएगी। और हेर्बिवोर्स में कहाँ जाएगी, कार्निवोर्स में जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी जो है, फूड एनर्जी जो है, आपको पता है फूड क्या होता है, व्हाट वी ईट इज कॉल्ड फूड। हम जो भी चीज़ खाते हैं, या तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ खाएगा वो फूड होता है। और फूड में क्या होती है, एनर्जी होती है। और जब एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफ़र होगी तो हम उसको बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र। और एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, फूड चेन के जरिए। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सन से प्लांट्स में, प्लांट से हेर्बिवोर्स में, हेर्बिवोर्स से कार्निवोर्स में, फिर कार्निवोर्स जब मर जाते हैं उनकी फिर से रिसाइकल कर देता है डिकम्पोजर्स, फिर साइल में। तो इस तरह से जो एनर्जी है हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होती जाती है। लेकिन लिंडमैन्स ने ये बताया कि सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है हायर ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल होती है, और बाकी वाली जो है वो वेस्ट हो जाती है, वो किसी के काम नहीं आती है, वो डिसिपिएट हो जाती है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इस तरह से सन से जो एनर्जी आती है, सन से समझो इतनी एनर्जी आई, ठीक है। तो जब एनर्जी की हम आगे देखेंगे कि वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इज पास्ट अप टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे। जैसे सपोज मैं बताऊंगा प्लांट्स में जाएगी, और प्लांट्स में क्या करेंगे, दैट एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होगी, और जो है प्लांट्स अपने जो है नए जो ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा करने के लिए यूज़ करेंगे।
इसी तरह से बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्लांट्स में कंज्यूम अप हो जाएगी। तो बहुत सारी एनर्जी जो है इट विल गेट कंज्यूम्ड जो है, ठीक है, कंज्यूम्ड हो जाएगी, कंज्यूम्ड आर जो है डिसिपिएट्स एज हीट। हीट एनर्जी जो है वो यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट्स की ग्रोथ कुछ जो है ग्रोथ एंड रिपेयर में, ग्रोथ एंड रिपेयर में खर्च हो जाएगी, ठीक है। अब जितनी एनर्जी आई थी उससे कम जो है बचेगी, और कम बचने के बाद जो है इतनी एनर्जी जो है वो जाएगी हेर्बिवोर्स में। किसमें जाएगी? हेर्बिवोर्स में जाएगी। हेर्बिवोर्स में भी क्या होगा, उनकी भी ग्रोथ और रिपेयर होनी है, ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी, ठीक है। और बहुत सारी जो है जैसे हेर्बिवोर्स में वॉक करेंगे, ठीक है, वॉकिंग करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में जो है इन्वायरमेंट में निकल जाएगी। इसके बाद अगर इन हेर्बिवोर्स को फिर कोई कार्निवोर खाता है तो वहाँ पे बिल्कुल कम जो है एनर्जी जो है वहाँ पे बचेगी, और ये जो है एनर्जी जो है वो कार्निवोर्स में जाएगी। और कार्निवोर्स में जाने के बाद क्या होगा कि इनमें भी जो है वो एज ए हीट डिसिपेट हो जाएगी, ग्रोथ एंड रिपेयर में जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, और फाइनली इनमें जो है 10% जो है स्टोर है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बात करते हैं, दिस इज जो है 10% ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे भी 10% ट्रांसफ़र होती है, 90% जो है 90% जो है लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? 90% जो है एनर्जी इज लॉस्ट बाई द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल फॉर वेयर एंड टेयर, फॉर ग्रोथ, फॉर जो है ग्रोथ या मेंटेनेंस के लिए जो है एनर्जी खर्च हो जाती है। तो इसको हमने बोला था लिंडमैन। अब देखो आपको ये पता लगता होगा कैसे। आप देखिए जितना सन जो है लाइट देता है, ठीक है, क्या सारे के सारे लाइट प्लांट ट्रैप कर लेते हैं? नहीं करते हैं। जो हमारे छतों पे लाइट पड़ती है वो तो इन्वायरमेंट में वापस चली जाती है। जो हमारी जो साइड जहाँ पे प्लांट से नहीं है तो वहाँ पे भी वो एनर्जी वेस्ट चला जाती है। तो आपको पता डेजर्ट्स हैं, समुंदर हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे सन की लाइट ग्रीन प्लांट्स ट्रैप नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो है आपको पता आधी रात तो अंधेरा ही होता है, सनलाइट पहुँचती ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब सनलाइट जितनी भी एनर्जी हमारी अर्थ पे फेंकती है उसमें से बहुत कम मात्रा में जो एनर्जी हार्नेस की जाती है प्लांट्स के क्लोरोफिल द्वारा, तो वो बहुत कम मात्रा में होती है। अब जो एनर्जी हार्नेस कर दी उससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी प्लांट्स ने यूज़ की उस एनर्जी प्लांट की क्या हो जाएगी, वो प्लांट एनर्जी यूज़ करने के बाद ग्लूकोज बनाएगा या कोई भी अपने बॉडी का मटेरियल बनाएगा। उससे प्लांट्स की क्या होगी, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस क्यों किया, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए, अपने सीड्स तैयार करने के लिए, अपने फ्रूट्स तैयार करने के लिए, ताकि अपनी आगे जनरेशन बढ़ा सके। तो मैं ये बताऊंगा कि जिस तरह से अगर आप देखोगे प्लांट्स में जो उसकी ग्रोथ होगी, पत्ते गिरेंगे, ठीक है, वो सारी के सारी, और फिर जो है आपको पता है प्लांट जो है कि जो एनर्जी है वुड की फॉर्म में स्टोर रहेगी उसमें, तो वो भी कहीं ट्रांसफ़र तो आगे होती नहीं है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो प्लांट्स को अपने लाइफ के लिए ही यूज़ हो गई, समझ रहे हो। जैसे देवदार का पौधा है तो उसके पत्ते कोई खाता नहीं है, उसकी जो लकड़ी है वो रह जाएगी, ठीक है, कितने सालों तक वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा था तो वो उसी में रहेगी, वो दूसरे टॉपिक लेवल तक पहुँचती ही नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे उसका फ्रूट होगा, चाहे कोई होगा, वो अगर कोई चीज़ खा लेता है तो वो सेकेंडरी चीज़ है। बहुत सारे फ्रूट्स देखोगे आप, फूल कितने बनते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में कितना मटेरियल होता है, लेकिन क्या सारे के सारे सीड्स दूसरे टॉपिक लेवल में पहुंच जाते हैं? नहीं होता है ऐसा। इसी तरह से मैं बताऊंगा, जब चलो बाय द वे प्लांट्स एज ए फूडर, प्लांट्स का जो है फूडर खा लिया, फूडर का मतलब होता है ग्रीन लीव्स जो है जो प्लांट्स ने तैयार किए थे वो खा लिए हेर्बिवोर्स ने, तो वो कितने प्लांट्स से खाते होंगे? तो बड़े बड़े ट्रीज के तो कोई खाता नहीं है। जो फूडर है, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, वो फूडर जो है वो हेर्बिवोर्स में चला जाता है। तो बहुत कम एनर्जी जो है एक कम्युनिटी के इकोसिस्टम की हेर्बिवोर्स में
पहुंचती है। अब जब हेर्बिवोर्स जो प्लांट खाता है, तो क्या जितना प्लांट्स के प्रोडक्ट है क्या सारे के सारे उसके बॉडी में कंज्यूम हो जाते हैं? उसका तो वेस्ट भी निकलता है, जो एक्सक्रीटा निकला वो तो वेस्ट चला गया। दूसरी बात है कि हेर्बिवोर्स ने दौड़ना है, चलना है, बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करनी है, अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है, तो इन सारे सिस्टम में उसको बहुत सारी एनर्जी जो है अपनी बॉडी के लिए लगाएगा। फिर आपको पता है कि कुछ हेर्बिवोर्स जो है वो काफ़ी लाइफ टाइम तक जो है जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं नेचुरल डेथ, तो डिकम्पोजर्स को चले जाते हैं। तो कार्निवोर्स तो बहुत कम हेर्बिवोर्स को ही खा पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब बहुत कम एनर्जी जो है वो जो है कार्निवोर्स में ट्रांसफ़र होती है, और जो जब कार्निवोर्स में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, तो कुछ तो हेर्बिवोर्स की बॉडी में ही रहेगी। अब जो मीट खाएंगे उस मीट में से भी सारी एनर्जी हम नहीं ले पाते हैं, तो जब वो एनर्जी ली तो वो ओनली 10% एनर्जी जो है वो जा सकती है। और आप देखो कार्निवोर्स की बात करेंगे तो कार्निवोर्स खुद भी हंटिंग करेंगे, वहाँ उनको एनर्जी लगेगी, भागना है उनको, फिर अपनी बॉडी का रिप्रोडक्शन करना है, अपनी बॉडी का वेयर एंड टेयर करना है, अपनी बॉडी का ग्रोथ करना है, अपनी बॉडी फिर ये क्या करेंगे अपनी बॉडी में स्टोर रखनी है एनर्जी। तो जब इस तरह से कम एनर्जी जो ऊपर ट्रॉपिक लेवल तक जैसे होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, तो एनर्जी जो है वो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत कम एनर्जी जो है आगे पहुंचती है। तो टॉप कार्निवोर्स तो कोई खा नहीं पाता है, इनकी एनर्जी जो उनके बॉडी में रह जाती है। फाइनली जब ये डेथ हो जाती है इनकी, तो ये एनर्जी जो है वो डिकम्पोजर्स जो है हासिल करते हैं, जब इनको डिकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट किया जाता है साइड के न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड flow of energy in an ecosystem, and it is also called 10% law। इसी को हम 10% लॉ बोलते हैं, इसने जो है लिंडमैन ने दिया था, इसलिए इसको लिंडमैन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। थैंक यू।